1990 से 90 में भी इख्तिदार मिला उनको, फिर राजशेखर रेड्डी 2004 में 90 में चिन्नारेड्डी साहब बने थे, फिर एन जनार्दन रेड्डी साहब थे, बीच में तेलुगु देशम आई, फिर 2009 में ग्रेट राजशेखर रेड्डी ने 2004 में कांग्रेस को दोबारा लेकर आए थे। तो आप 1990 से 2012 तक आप देखेंगे 11 कर्फ्यू नाफिज हुए थे हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में 10 हैदराबाद में थे। और कितने दिन का कर्फ्यू था? 113 दिन का। 1990 से 2012 तक 113 दिन का कर्फ्यू हैदराबाद में था। और 2014 से 2023 नवंबर की तारीख, आज की तारीख तक 2 बार कर्फ्यू लगा भैंसा में और फिर कोविड में। और जब 1990 और 2012 से आप देखेंगे हैदराबाद में, निजामाबाद में, मेदक में, नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद में, करीमनगर, महबूबनगर, ये पूरे कम्युनल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर पीस है। हैदराबाद बल्कि तेलंगाना जीडीपी के लिहाज से पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। ये दूसरी चीज है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम जब 30 नवंबर के दिन वोट डालने जाएगी, वो इन तमाम बातों का नोट लेगी और एक अच्छा फैसला करेगी। तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह ने हमको कामयाबियों से हमकिनार किया है। 2018 में हमने 8 उम्मीदवार खड़ा किए थे, 7 अराकीन असम्बली हमारे मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि अवाम का साथ मजलिस के साथ रहा, इंशाअल्लाह है और मुस्तकबिल में रहेगा। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के गम में, अवाम की तकलीफ में, अवाम के दरमियान में रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम का मजलिस का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है और बहुत से आप लोग माशाअल्लाह से आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा काम करने का तरीका सबसे अलग है, मुनफरिद है। तो मजलिस के साथ अराकीन असम्बली कामयाब हुए। अब जाहिर है हमको अपने अराकीन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, मगर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मजलिस के अराकीन असम्बली जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, अपने लिहाज से काम करने की कोशिश की। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारे तमाम मौजूदा अराकीन असम्बली का। और साथ ही साथ मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली, तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असम्बली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असम्बली हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं और मेरे ख्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुजुर्ग जो बरसों से वाबस्ता है मजलिस से, मेरे ख्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए है वो नाकाबिल फरामोश है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होंगी 10 या 11 साल की,
और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के, उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ, सालार के साथ, अहमद पाशा कादरी साहब, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस ज़माने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूं। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ करूं, उनकी खिदमात के बारे में बोलूं, बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीके से मजलिस की खिदमत करते आए, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे। मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉरपोरेटर थे पहले वो। फिर उसके बाद 94 में एमएलए बने। 1996 में मुमताज़ अहमद खान साहब, सालार का पार्लियामेंट इलेक्शन था, मजलिस में नहीं थे, तब भी मुमताज़ अहमद खान साहब सालार के इलेक्शन में काम किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वेंकैया नायडू साहब इलेक्शन में लड़े थे। फिर मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस में आए, मैं अकेले एमएलए था, फिर हम 2 एमएलए हुए। 99 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मजलिस के एमएलए बने। फिर 2004 में एमएलए बने, 2009 में बने, 2014 में बने, फिर 2018 में बने। तो माशाअल्लाह से मुमताज़ अहमद खान साहब से मेरे एक पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। मैं इस मौके पर उनकी मरहूम वालदा का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि उनकी मरहूम वालदा बड़ी नेक बख्त खातून थी, और इतना मुझसे मोहब्बत से पेश आती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे वो मरहूमा की। बड़ी मोहब्बत से उनकी वालदा मुझसे मिलती थी। मैं जब कभी भी उनसे मिला, झुक के मिला, मेरे सर पे हाथ रखकर दुआएं देती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद खान साहब के वो 2 मामू, मसूद शाह खां साहब जो शिकागो में हैं, ये लोग अपनी जवानी में मजलिस का साथ दिए थे। आज अमेरिका में है, क़याम पज़ीर हैं। अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान करे। वो लोग बड़ी मोहब्बत से सरपरस्ती करे, आज भी करेंगे, मुझे यकीन है। फिर मैं इस मौके पर नहीं भूलना चाहूँगा हमारे कलीम हसन साहब को। कलीम हसन का भी बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। फिर हमारे बैंक के एक मैनेजर थे हशमत साहब, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो मुमताज़ खान साहब से मेरे ताल्लुकात एक ज़ाती लेवल पे अच्छे ताल्लुकात हैं, और बराबर रहेंगे। मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे। अमेरिका से उनकी वापसी के बाद मैं मुमताज़ खान साहब, अहमद पाशा कादरी साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें, और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, हैं और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, और उनका एक बड़ा तजुर्बा है। हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है चंद असेंबली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने।
और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों का वो एमएलए बनेंगे, कामयाब होंगे। अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का और उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूंगा। नहीं प्रमोद साहब, आप जानते हैं कि हमारे पास कई हमारे दलित बैकवर्ड क्लास के भाई कॉरपोरेटर्स भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला देखिए क्या होता है। नहीं, सुनिए एक मिनट सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही एमआईएम पार्टी में एक डिवीजन कराया था। और पर्सनली जितना एज अ फैमिली हम लोग तकलीफ उठाए, उस वक्त कोई भी नहीं उठाया। मैं उसमें तारीख पे जाना नहीं चाह रहा हूं। यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी थी, यूपीए की बनी थी। फिर 2012 में हम छोड़ दिए यूपीए को। क्यों छोड़े? क्योंकि किरण कुमार रेड्डी की सरकार जो यहां पर थी, यहां पर कई कम्युनल राइट शहर में हो रहे थे। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, उस जमाने में रात में शादी खाने से वापस अपने घर को आते थे तो ऑटोज में स्टैबिंग होती थी। आप देख लीजिए, हम छोड़ दिए, यूपीए को छोड़े और सपोर्ट विड्रॉ कर लिए। मगर ये बाबरी मस्जिद का तो फैक्ट है। कमलनाथ जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। वो मैं जो आपसे कह रहा हूं, जीबी पंत से लेके 1992 6 दिसंबर तक इन्हीं की तो सरकार थी। बूटा सिंह साहब शिलान्यास किए थे। आप कहां रहते भाइयों? अच्छी बात, आप सुन लीजिए। उस्मान हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही, नई बिल्डिंग बिल्कुल बन रही, हाई कोर्ट पे रुका हुआ। हम तो बोल दिए, हम तो यहां तक बोले कि अगर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। आप शायद भूल गए आप कि परसों वहां पर 2 नए ब्रिजेस बन रहे हैं। मेट्रो का काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात आप बोल रहे थे, हां और एक बात आपको बता रहा हूं। बापू घाट से लेके, बापू घाट मालूम ना आप, बापू घाट से लेके मूसा नदी से मूसाराम बाग तक एक नई रोड का आरडीपी बन चुका है। ये काम हम फ्यूचर में कराएंगे। अब रहा सवाल आपके अफजलगंज का, आपका एमएलए कौन है? आप नहीं सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन तो देखिए, आप मेरे से बहस करना चाह रहे तो आप जर्नलिस्ट बनिए या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाइए। आपका एमएलए कौन है? उनसे पूछना था।
चलिए सेकंड सवाल। हाँ पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है। अब भाई अब आपका टीवी चैनल हर जगह नहीं गया तो मैं पूछ सकता हूं क्या? भाई केबल पे आपका चैनल नहीं आता बाज़ दफा, अब उसका क्या जवाब देंगे आप? आपके मैनेजमेंट का फैसला है, तो हमारा भी फैसला है। और हम खुला बोल दिए, जहां पर एमआईएम का कैंडिडेट रहेगा वहां पर आप वोट डालिए, जहां पर नहीं रहेगा आप मामू का साथ दीजिए। हाँ अभी पिछले दिनों में देखने को आया कि आप 10% अटैक कर रहे हैं तो 90% कांग्रेस में कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी पे उतना अटैक नहीं कर रहे हैं जितना अटैक आप कांग्रेस में कर रहे हैं? भाई साहब, आप मैंने कोई तराजू अगर है तो बता दीजिए, मैं तोल लेके बोलता हूं। बीजेपी के बारे में जितना मैं बोल रहा हूं वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी को बराबर बोल रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं। मगर एक बात बताइए कि जहां पर तेलंगाना में, कम से कम तेलंगाना में बीजेपी को अगर रोक कोई रहा है तो कौन रोक रहा है? और अगर जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है वहां बीजेपी आगे बढ़ रही है। यहां पर तो तेलंगाना में बीजेपी को रोक रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, और आज कल भी रोकेंगे, मगर कोई फर्क नहीं है दोनों में, बीजेपी कांग्रेस में। कमलनाथ ने कह दिया ना, आज तो रिटेरेट कर दिया जो मैं बात कह रहा हूं। बराबर हम तनकीद का निशाना बन रहे, तनकीद नहीं कर रही भी उनको। मगर जब प्राइम मिनिस्टर आते, अमित शाह आते, एक ही उनके जबान पर था, ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। अब इन्हों आते राहुल गांधी। अरे भाई कम से कम आप लोग समझाइए उनको कि त्रिपुरा नहीं लड़े हम, आसाम नहीं लड़े भाई, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं शायद वो, डेवलपमेंट स्टडीज पढ़े हुए। अरे भाई जरा को बताइए उनको। हाँ अगर वो अब जब इतना नाम लिए हैं तो मैं त्रिपुरा के हमारे एक दोस्त है जो रॉयल फैमिली के हैं, प्रद्युत, मैं उनसे कांटेक्ट किया, बोला भाई साहब कभी जरूरत पड़ी तो बुला लीजिए, ज्यादा पुकार रहे हैं यहां पर ये। तो शायद हो सकता है त्रिपुरा जाऊंगा मैं, आसाम भी जाऊंगा। बदरुद्दीन भाई अगर बोले आसाम को आ जाओ असद भाई तो हाजिर हूं मैं। इनको समझाइए, बोले जाते हैं। अच्छा ये बताइए पैसे लिए, अरे भाई साहब पैसों की कदर कीमत तुम्हारे पास होगी, हमारे पास मोहब्बत की कदर कीमत है, हमारे पास जज्बे की कदर कीमत है, हमारे पास खिदमत की कदर कीमत है। 2008 में न्यूक्लियर डील जब हो रही थी, आप कभी जगन मोहन रेड्डी से सुनना यह बात, जगन मोहन रेड्डी से पूछना कि रात के 12:30 बजे 34 अशोक रोड पर गाड़ी में कौन आके मुझसे मिले थे और उसमें कौन एमपी बैठे हुए थे, 2 एमपी बैठे हुए थे, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया था? कभी पूछना जगन मोहन रेड्डी से आप। नहीं, वो हंस के मुस्कुरा के हाँ बोल के आपको बहुत अच्छा मुस्कुराते हमारे दोस्त। अरे भाई 2008 में तुम्हारा साथ दिए न्यूक्लियर डील में, जब खड़े होकर हम तकरीर किए, तुम्हारे को वोट दिए, जब तुम कितने पैसे दिए थे राहुल गांधी बताओ? फिर किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी यहां पर, तेलंगाना के कांग्रेस के एमएलएज रिवोल्ट कर रहे थे, आंध्रा के कांग्रेस के एमएलएज रिवोल्ट कर रहे थे, हम सपोर्ट किए किरण कुमार रेड्डी को। कितने पैसे दिए थे किरण कुमार, राहुल गांधी की पार्टी हमारे को? तीसरे प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट इलेक्शन था, यूपीए की मीटिंग हो रही थी, मैं हिमाकत किया उस मीटिंग में, नहीं कर, मैंने बाज लोग बोल नहीं कहा थे ना, मैं बोल दिया, बोला देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आपको क्रॉस वोटिंग होंगी। फौरन मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मरहूम अहमद भाई पटेल, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे,
और मैडम सोनिया गांधी अहमद भाई के बोले ओवैसी भाई आप मत जाओ, जरा अलग बात करना है। मैं रुक गया। उसके बाद मेरे को बुला के बोले जरा ये काम करना है आपको। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूं, जेल में आप डाले उसको, मैं नहीं डाला। बोला आप किसको भिजाओ? बोले नहीं नहीं आपको जाके बात करना पड़ेगा, आपका दोस्त है। जेल में जाके जगनमोहन रेड्डी से मैं कन्विंस किया। जगनमोहन रेड्डी तो आधा घंटा बात ही करने तैयार नहीं थे मेरे से। बातचीत हुई। बातचीत के बाद जगनमोहन रेड्डी मेरे को बोला असद भाई आप बाहर निकल के बोल दो मीडिया को चंचलोड़ा जेल में कि मैं सपोर्ट करूंगा। बोला मैं नहीं करता भाई काम ये, आपका डिसीजन आप बोलो, मैं कन्विंस करने आया, आपका शुक्रिया आप कन्विंस हो गए। फिर जगनमोहन रेड्डी को मैं बोला, जगनमोहन रेड्डी बोले फिर प्रणब मुखर्जी आए तो मेरी मां से मिल सकते क्या? बोला बराबर मिलेंगे। आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, प्रणब मुखर्जी जब एयरपोर्ट से उतरे जगनमोहन रेड्डी की मदर के पास पहले जाके मिले थे। यसउद्दीन ओवैसी काम कराया था। आप भूल जाते, सुनिए आप भूल जाते इन चीजों को। अमेठी आप हार गए, अमेठी हार गए, मेरी वजह से हारे। या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप? बोलो, अभी बोल सकते ना, मैं भी बोल सकता हूं। आप स्मृति ईरानी ने पैसे दिए थे कि आपको जो हार गए आप? और क्या आपने 2014-19 में तो आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, पार्टी प्रेसिडेंट आप थे, आपने कितने पैसे लिए मोदी से बताओ? मैं तो सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा राहुल गांधी, तुम तो 400 कितने लड़े, 500 लड़े, और वो लड़के तुम 40-45 पे आए, तो तुम मोदी से कितने पैसे लिए बताओ मेरे को? तुम्हारी तरबियत होंगी पैसों की, मेरी तरबियत कुर्बानियों पर हुई है, मेरी तरबियत मोहब्बत पे हुई है। आप ये बात कर रहे हैं तो मैं बहुत बोलना आता मेरे को, बहुत सी बातें बोल सकता हूं, इतनी बातें मेरे पास है। अच्छा, जिस वक्त रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट बने उस वक्त कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? क्या मैडम सोनिया गांधी फोन करके मेरे को नहीं बोली यू मस्ट सपोर्ट? आई सेड यस आई विल सपोर्ट। महात्मा गांधी के पोतरे वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने फोन करे मेरे को, आई एम विद सोनिया गांधी, मिस्टर ओवैसी आई वांट टू कम एंड मीट यू। बोला सर यू शुड नॉट कम एंड मीट मी। बोला, बोले क्यों, यू नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी? बोला नो सर, आप महात्मा गांधी के पोते हैं, आपका फोन करना मेरे लिए काफी, हम वोट देंगे आपको। आज आप ये बात करते, ये एरोगेंस से राहुल गांधी ये समझते कि बस मैं नेहरू परिवार का डिसेंडेंट हूं और मैं जो चाहे बोलूंगा जनता मेरी बात सुनेगी। अरे राहुल गांधी, देश बदल गया, अब वो फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। जो जमीन पर मेहनत करेगा, बात करेगा, उसी को लोग अप्रिशिएट करेंगे। मगर वो अभी है वो पुराना एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते राहुल गांधी, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते। तो देखो नतीजा यही है। कौन बोले? अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, छोड़िए, कहां कौन सी बात कर रहे हैं? शोर हमारा है, जोर हमारा है, सरकार हमारी बनेगी। माहौल छोड़िए, कहां का माहौल? अरे किधर का माहौल? हाँ, बीआरएस को, मेरी बात नोट कर लो आप, बीआरएस इंशाअल्लाह ताला अपनी ताकत पे सरकार बनाएंगी। बीजेपी ये चाहती है कि तेलंगाना में कोलिशन का माहौल बने, मोदी यही चाहते हैं, आरएसएस यही चाहती है, मगर तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। अरे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना आप लोग आप लोग समझो बात को। आप लोग थोड़ा एक बात समझिए कि मेरे को आप लोगों की तरह तजुर्बा नहीं है, कुंचम छोटा तजुर्बा है मेरे को, लिटिल। मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं आपको, मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, देख लो आप। अरे एक साहब, आप बोलो। No, I'm not worried. Why should I be worried? I'm confident that every section of the society
would vote for all the 9 MIM candidates and make their MLAs, and every section of Telangana society, whether they are backward classes, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, upper caste, farmers, every section would vote for Mamu. हाँ, एक करके ऐसा देखिए, नहीं ऐसा है ना, मैं खड़ा करता तो देखो इनको कामयाब करने खड़ा कर रहे, नहीं खड़ा कर रहे तो भी तकलीफ है। अब मेरे पास कोई दवा नहीं है किसके पेट के दर्द को दूर करने की। खड़ा करे तो भी सर में दर्द, नहीं खड़ा करे तो भी पेट में दर्द। अब ये सर की पेट की दर्द की सियासी दवा नहीं है मेरे पास। मैं अपनी पार्टी के हक में जो सही फैसला रहेगा वो फैसला हम लेंगे, और हमारा मकसद ये है कि तेलंगाना में पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, तेलंगाना में तरक्की प्रोग्रेस होता रहे। ये काम कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती कांग्रेस बीजेपी। मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना की आवाम के पास 2 नेशनल पार्टीज नहीं है यहां पर एक रीजनल पार्टी है, और जहां कहीं भी देश में रीजनल पार्टी रही है वहां पर नेशनल पार्टीज स्पेशली माइनॉरिटीज को फुटबॉल नहीं बना सकते। जहां पे दोनों रहते फुटबॉल बनाते। अब कमलनाथ का बयान आप देख लो मध्य प्रदेश में, अब क्या ऑप्शन है मुसलमानों को वहां पर या माइनॉरिटीज को? क्या ऑप्शन है उनको, बोलो आप, ऑप्शन क्या है उनके पास? अब कांग्रेस क्या बोलेंगी? नहीं बीजेपी से लड़ना है हमको। अरे बीजेपी से लड़ना है तो तुम उनकी तरह होकर लड़ेंगे, तुम हिंदुत्व के और हिंदुत्व में जाएंगे क्या? तो यहां पर जो बैलेंस ऑफ पावर है, यहां पर जो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है, वो बहुत बड़ी एक देन है तेलंगाना की आवाम के लिए। अब उनका फैसला है भाई, ये अनाउंस किया है कि केसीआर को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे छोड़ दीजिए ना, वो कौन है मेरे को नहीं मालूम, उनका वजूद ही नहीं है। अरे हाँ, ऐसा है ना, मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे नहीं मेरी बात को। मैं भी बहुत बड़े लीडर का बेटा हूं, बहुत बड़े लीडर का बेटा हूं, और मैं उनका 5% भी नहीं हूं। मगर मैं जाके अगर बोलूंगा सालार के नाम पे वोट दे दो तो लोग बोलेंगे 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिया, बताओ तुम क्या है? और मेरे को बहुत तकलीफ भी होती है कि आज भी जब मैं जाता हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एक 12 साल का बच्चा बोलता है सालार का बेटा आया देखो। तो वो छोड़ दीजिए, वो होंगे तो क्या करने का है? कोई तोप है क्या? अब भाई कोई नेहरू परिवार से क्या तोप है क्या? है, आप है, बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे? देखिए, ये हीरो वर्शिप का जमाना खत्म हो चुका है, अब कोई वर्शिप नहीं करेगा, जनता देख रही है। अरे उनका वजूद ही नहीं है यहां पर मेरे दोस्त, वजूद ही नहीं है। वहां जाकर मिल लिए थे कांग्रेस से, फिर कुछ बना नहीं, बोले इलेक्शन लड़ेंगे, वजूद ही नहीं है उनका। क्या बोलना उनके बारे में, छोड़िए ना, क्या वक्त खराब कर। जरा खामोश हो जाइए भाई, जरा प्लीज, जिसको बात करना है बाहर चले आओ, जिसको मेरे हटाओ जी वहां से, जो जर्नलिस्ट नहीं निकालो, बाहर जाओ, बोलो चलो बाहर जाओ। क्या बोले? मैं ये कह रहा हूं कि गाजा में जेनोसाइड हो नहीं बल्कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। जेनोसाइड नहीं, गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है, गाजा में।
गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। 10,000 लोग कब तक मार दिया गया, जिसमें से 5,000 मासूम बच्चे हैं, 4,000 के करीब महिलाएं हैं। 10,000 बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वहां पर। गाजा में 36 हॉस्पिटल में से 20 हॉस्पिटल को इजराइल बर्बाद कर दिया। तो इजराइल इस पूरी दुनिया में एक डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है, पूरी दुनिया में। बल्कि इजराइल का ये जो पॉलिसी है वो तो उस वक्त के साउथ अफ्रीका को भी शर्मिंदा कर देगा। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना जुल्म वहां पर फलस्तीनियों पर किया जा रहा है। आप बताइए, 10,000 में 4-5 हजार मासूम बच्चे हैं, 3-4 महिलाएं हैं, 3-4 हजार महिलाएं हैं, और पूरे सुपर पावर बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर इजराइल के इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? इजराइल के अगर इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? और 75 साल से फलस्तीनों को मारा जा रहा है। 1948 में नखबा हुआ, 7 लाख फलस्तीनों को निकालकर आप फेंक दिए, यही इजराइली लोग 48 से। और आप लोगों को मालूमात के लिए कह रहा हूं कि इजराइल में अगर कोई फलस्तीनी चलता है तो उसकी रोड अलग, उसका रास्ता अलग, वो गाड़ी का नंबर प्लेट अलग। आप बताओ दुनिया में कौन सी जगह ऐसा होता? बताओ। फलस्तीनी है तो उसका रोड अलग, उसका रास्ता अलग, नेम प्लेट है। उसको अगर जाना है तो 100 क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है, उसको चेक्स होते हैं उसके लिए। मासूम नौजवान बच्चों को वीजा मिलता है यूनिवर्सिटी में अब्रॉड पढ़ने के लिए, जाने नहीं देते वो लोग। तो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल एक रेसिस्ट स्टेट है इजराइल, रेसिस्ट स्टेट है इजराइल। देखिए, हॉस्टेजेस, वायलेंस, ये सब खत्म होना चाहिए। हॉस्टेजेस को बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मगर आप लोग एक बात समझो, ये जो फलस्तीनियों पे जुल्म चल रहा ना, ये अक्टूबर से नहीं शुरू हुआ। ये आप देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली। अगर आप देखेंगे, कल के दिन 2 नवंबर को 1918 में बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, और बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत फलस्तीन की जमीन को इजराइलियों को दे दिया गया था। कल का बहुत तारीखी दिन था, और उस वक्त से शुरू हुआ पूरा फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करने का। No, why don't you ask the Prime Minister to do something? आप मोदी जी से पूछ लीजिए, भाई कुछ करिए उनके लिए। तालिबान से बात कर रही है, मालूम आपको? मोदी जी, मौजूदा बीजेपी सरकार तालिबान से बात कर रही है, और योगी आदित्यनाथ बोलते तालिबानी मानसिकता। अरे भाई, मोदी जी की सरकार बात कर रही है तालिबान से, आप उनसे पूछ लीजिए क्या करेंगे उसके बारे में। ये जो पैलेस्टाइन का इशू है, इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए, इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए, फ्रांस फ्रांसीसी लोगों के लिए गांधी ने कहा था। और हमने हमेशा फलस्तीनियों के कॉज को हमने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस किया, हमने स्टैम्प्स इशू किए। खुद ये मौजूदा बीजेपी की सरकार राइट विंग सरकार है, और वो भी कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन स्टेट के कायल हैं। अच्छा, लोकल मुद्दों से अच्छी बात। आप बोल दीजिए कि फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा, बोल दो ना फिर कांग्रेस पार्टी। फलस्तीन में पूरा अमन है, फलस्तीन में पूरा नहरें बह रही हैं, दूध मिल रहा है, बच्चे नहीं मर रहे हैं, अस्पताल बर्बाद नहीं हो रहे हैं, 11 लाख लोग बेघर नहीं हुए हैं, सब कुछ है। कल बोलते राहुल गांधी, क्यों नहीं बोलेंगे? बोल दीजिए, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए। आप
आप बोल दीजिए ओवैसी गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा है, फलस्तीन में 5000 बच्चे नहीं मरे हैं, फलस्तीन में 4000 महिला नहीं मरी हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है, ये बीजेपी से मिला हुआ है फलस्तीन के मान, वो भी बोल दो, या बोल दो कि फलस्तीन से मुझे पैसा मिला है, वो भी बोल दो। कौन रोक रहा हूं उनको? बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या, वो मामला है। हाँ, हमास से मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। नहीं, मैं उनका नहीं, मैं सुनिए, देखिए मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। नहीं, सुनिए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। मैं भारत सरकार को अपील कर सकता हूं। हाँ सर, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं आप? अरे आप थोड़ा पानी पीजिए। अरे इतना पानी दो भाई। अरे आपको इतनी तकलीफ कहीं को हो रही? अरे पानी पियो इतना। अरे भाई साहब, आप देखो आप जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बनो, जर्नलिस्ट बन के आपका एक व्यवहार है, आपका एक बहुत बड़ा व्यवहार है। आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे भाई मेरे? आराम से, आराम में नहीं कह रहा हूं, कहीं भी नहीं जा रहा हूं, मेरा दफ्तर है। आप आए यहां पर, बुलाया आपको, शुक्रिया, बोलो क्या बोलना है, मैं बोलता हूं। प्राइम मिनिस्टर, सुनो, सुनो, आपको चाहिए कि पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाइए, कितनी स्पीचेस मेरे लोकसभा में फलस्तीन के ऊपर, देख लो आप देखो भाई, मैं 4 मरतबा का एमपी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करा, मैं हर बार बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं। मैं क्यों हमास से अपील करूंगा? मेरे क्या सगे है और? नहीं, मेरे ससुराल रिश्तेदार भी नहीं है और दूर तक भी नहीं है। सुनो आप, मैं भारत का हूं और बाबा आदम के जमाने से हम यहां पर है, समझे ना आप? तो ये हम कर रहे, अब गवर्नमेंट से अपील कर रहे, गवर्नमेंट को बोल रहे, गवर्नमेंट एड भी दी उनको राफा से। हाँ बोले, आप नहीं देखे तो मैं क्या करूं सर, मेरी गलती थोड़ी है सर। हाँ, अरे ये छोड़िए ना, महाराष्ट्र में क्या हो रहा, बीजेपी की टाई हो रही वहां पे। अच्छा, ये रिजर्वेशन की बात पे नहीं, रिजर्वेशन की बात पे बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, दोनों शिवसेना बोल रहे मराठा को रिजर्वेशन देंगे। भाई मुसलमान क्या करना फिर? मुसलमान क्या करना महाराष्ट्र में? जबकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द मुस्लिम रिजर्वेशन। आप हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, इन एजुकेशन दे हैव अपहेल्ड, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। न्यू 50। आप क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस नहीं बोल रही महाराष्ट्र की, एनसीपी नहीं बोल रही, बीजेपी नहीं बोल रही और दोनों शिवसेना नहीं बोल रहे, मगर वोट होना रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये कौन सा इंसाफ है भाई? आप बराबर दीजिए हमारे मराठा भाइयों बहनों को, मुसलमान को भी दो ना भाई। आप कौन रोक रहा? आपको बोलते ही नहीं, मत बोलो, बोलना नहीं, बोलना क्यों नहीं बोलना? हम बोल रहे महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना, दंगरों को मिलना, मुसलमान को भी मिलना। मुसलमान का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट किया हाईकोर्ट ने और उसकी बुनियाद पर इंपेरिकल एविडेंस को उन्होंने महमूद रहमान कमेटी को एक्सेप्ट किया और उसको देना चाहिए, बराबर देना चाहिए मराठाओं को। अब यहां के यहां बोल रहे खत्म करेंगे। बाबू महाराष्ट्र को देखो जरा, वहां पे फिक्र करो, यहां पर तो है, यहां पर हमारे सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस है। और बीजेपी समझ रही है ऐसा बोलने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो बोल रहे रिजर्वेशन नहीं देंगे उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अंबरपेट से भाग गए उन्होंने। आप लोग पूछ रहे नहीं, कोई नहीं पूछ रहे आप लोग। नहीं, आप लोग कोई नहीं पूछ रहे, हैरत हो रही मेरे को। अरे कोई नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? हाँ, अच्छा, उनको नहीं, उन्होंने क्यों नहीं लड़ रहे भाई? हाँ, दूसरे भी तो लड़ रहे, दूसरे भी तो लड़ रहे ना। हाँ, नहीं, पूछ रहा हूं मैं, खाली दिमाग में कि आप ऐसा पूछतेगा तो दिमाग खुलते रहता मेरा। नहीं, देखिए एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। कोई भी इलेक्शन जो होता अच्छा एक्सपीरियंस होता,
जीत हार तो खैर अलग बात है, तो उससे हम लोग कुछ सीखे। और जो हमारे यहाँ 2 कॉर्पोरेटर्स भी हैं, 4 लड़े थे कॉर्पोरेटर, 2 पे अच्छा काम करे, 2 पे जरा थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। अब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है अच्छा होगा। कौन मेरे दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने उनके दोनों जो 2 भाई हैं वो मेरे साथ निजाम कॉलेज में पढ़े हैं, मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मेरे दोस्त हैं वो। इनको मैं नहीं जानता, इनको मैं नहीं जानता। इन मुरादाबाद में थे, फिर वहां से वो नहीं हुआ, फिर टोंग गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। हाँ है वो वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी, उनको पार्टी में क्या करना है। राजस्थान की खुशखबरी देता हूं 2 दिन में, सुनो आप, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप सुन लो, राजस्थान आपको आई मालूम होगा इंशाल्लाह। हाँ, बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? आ जाओ, बोल रहा हूं मैं भाई, आप इतना चीखा मार मार के बोल रहे, ऐसा बोल रहे जैसा कि कोई बेचारा जो ट्रांसलेट कर रहा उन्हें परेशान है, ऐसा बोल रहे। कई को बोलते आ जाओ ना भाई, आप हैदराबाद से आके लड़ो, आप कौन रोक रहा आपको? अमेठी तो आप अमेठी जीत सकते, क्या बोलो हमारे को? आप हम बोलना पूछ रहे, आप दोबारा स्मृति हरा सकते नहीं हरा सकते, बोलो हमारे को। आप वायनाड मत लड़ो, हैदराबाद लड़ लो, चलो आ जाओ, एक सीट लड़ लो, आ जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप जो है आप अमेठी हार गए, मैं हराया वहां पे, मैं तो गया भी नहीं वहां पे। और आपको मैं बता रहा हूं, कभी इंशाल्लाह कोई वक्त मिलेगा ना मेरे को, आप तमाम को मैं अमेठी लिख जाऊंगा एक दिन। आप अमेठी जाके देखना और देख के बोलना, अरे बाप वापिस चलो हैदराबाद को बोलना। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी है, क्या डेवलपमेंट वहां पे हुआ देख लो आप। मैं जाके देखा हूं अमेठी, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथ अमेठी मैं 4 दिन फिरा। मैं वहां पे हम मुस्लिम रिजर्वेशन जलसे कर रहे थे, तो जिलानी साहब मेरे को बोले जाओ तुम जाके देखो। हमारे वालिद के पुराने दोस्त थे, साथी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप अमेठी जाके देखो, मालूम होता आपको क्या हो रहा वहां पे, क्या इन्हों करे, देखो आप। हाँ, बोलते ना। हाँ, अरे भाई मैं तो ये सुना कि पूरी कैबिनेट बन गई, मैं तो ये सुना कि फूल का हार भी पहन लिए, मैं तो ये सुना कि जीत भी गए। अब क्या बाकी रहा भाई? अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है, हो गया, पूरा खेल ही खत्म हो गया। अब क्या बाकी रहा? हो गया, आगे हो गया, क्या करेंगे? क्या मस्खरापन है? अभी तो जंग शुरू हुई प्यारे, अभी तो शुरू हुई, अब मैदान पे सब आएंगे। अब देखो आप, क्या ये हो गया, ये हो गया, वो बुक करा लिए, ये बुक करा लिए, इससे पहले भी बुक कराए थे। माजिद साहब है, पूछो उनको आप, 1999 में कौन दिल्ली को जाके फूल का हार पहन लिए थे? 3-4 लोग। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।